अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे की खबरों के बाद पाकिस्तान में ईरानी रियाल की तलब में बहुत ही गैर मामूली इजाफा देखने में आया है और एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के मुताबिक सिर्फ 5 रोज़ में तकरीबन 3 खरब रुपए मालियत के ईरानी रियाल ख़रीदे गए हैं, जिसके नतीजे में ओपन मार्केट में रियाल की कीमत तकरीबन दुगनी हो चुकी है। पहले 1 करोड़ ईरानी रियाल तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार और फिर उसके बाद कुछ बढ़ती कीमत में दस्तियाब थे, लेकिन अब तो ये 4,000 रुपये से भी ऊपर के करीब ट्रेड हो रहे हैं। अब ये सूरत हाल ज़्यादातर स्पेकुलेशन और मुमकिना पाबंदियों में नरमी की तवक्कुआत का नतीजा है। अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान फाइनेंस चैनल्स बहाल होते हैं तो मुस्तकबिल में ईरान के साथ तिजारत और अदायगियों के कन्वेंशनल ज़राए यकीनी तौर पर बेहतर हो सकते हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के साथ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन और बैंक्स के रिस्क मैनेजमेंट निज़ाम की वजह से ये अमल मरहलावार आगे बढ़ेगा, लेकिन मौजूदा खरीदारी के ट्रेंड को फॉलो करने में रिस्क भी बहुत ज़्यादा हैं। ओपन मार्केट में शदीद उतार चढ़ाव के साथ महदूद लिक्विडिटी और जाली करेंसी के साथ रेगुलेटरी मसाइल इन्वेस्टर्स के लिए नुकसान का बाइस भी बन सकते हैं। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि बैनुल-अक़वामी रेफरेंस रेट में गुज़िश्ता 6 माह के दौरान ईरानी रियाल और पाकिस्तानी रुपए के दरमियान एक्सचेंज रेट निस्बतन स्टेबल रही है, जबकि मुल्क में ओपन मार्केट में कीमतें खबरों और स्पेकुलेशन के ज़ेर असर तेज़ी से तब्दील होती हुई दिखाई दी हैं। अब ऐसे में अगर कोई बाज़ाब्ता फाइनेंशियल या ट्रेड एग्रीमेंट सामने आता है तो ईरान के साथ तिजारत में यकीनी तौर पर आसानी पैदा हो सकती है, लेकिन आम इन्वेस्टर्स के लिए ईरानी रियाल अब भी एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि लोग बहुत बड़ी तादाद में इसकी जानिब खिंचे चले। अब मुस्तकबिल में क्या ये इन्वेस्टमेंट सेफ़ है या नहीं, और वाकई ईरानी रियाल की वैल्यू बढ़ेगी खासतौर पर इन 2 महीनों में, और इसके बाद क्या सूरत हाल रहेगी, इस पर हम बात करेंगे। ज़फ़र पराचा साहब प्रेसिडेंट हैं एक्सचेंज कंपनीज ऑफ एसोसिएशन पाकिस्तान के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो ट्रेंड एक चला आ रहा है, इसमें थोड़ा ठहराव आया था पिछले कुछ दिनों में, उससे पहले भी अपने हाइप पर था जब ये जंग शुरू हुई, अपने शिद्दत पर थी, फिर अब जब ये पीस एग्रीमेंट की तरफ गई तो उसके बाद एक बार फिर बहुत तेज़ी से लोग ईरानी रियाल ख़रीद रहे हैं। क्या ये एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट कही जा सकती है इस वक्त? देखिए जनाब, सेफ इन्वेस्टमेंट तो मैं इसको नहीं कहूँगा, ठीक है जनाब, क्योंकि जो ईरान की और अमेरिका की या खित्ते की जो सूरत हाल है हर मिनट बदलती हुई, वो कि अब उसमें ठहराव आ गया है, ठीक है, और कोई भी इन्वेस्टमेंट ख़तरे से बाहर नहीं होती। अभी हम तो बात कर रहे थे कुछ दिन पहले कि जब ये अकॉर्ड हो जाएगा ईरान अमेरिका का तो गोल्ड और सिल्वर का रेट बहुत बढ़ जाएगा। तो मार्केट में ये आम बात थी, लेकिन उसको उलट हुआ। आज भी गोल्ड काफ़ी गिरा है इंटरनेशनल मार्केट में, बिल्कुल ठीक है। तो जो प्रोडिक्शन थी या लोगों का कहना था, तो इसलिए रिस्क तो कारोबार में हर वक्त होता है, लेकिन कहीं कम कहीं ज़्यादा। और ये भी होता है कि आप मार्केट में किस टाइम पे एंट्री दे रहे हैं, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे ऑयल हो, राइट टाइम पे एंट्री और राइट टाइम पे एग्जिट, वो बहुत कम लोग इसका आइडिया कर पाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि अगर हम ईरानी रियाल की हिस्ट्री देखें तो 1970 के अंदर तो ये दुनिया की मजबूत करेंसी में थी और तकरीबन डॉलर के हम पल्ला थी। 1 डॉलर में कुछ ईरानी रियाल आते थे, कुछ यानी कि 5, 6, 8, 10 इस तरह शायद, आई थिंक, ठीक है। तो जब शाह साहब ईरान के गए तो उस वक्त 70 से 80 ईरानी रियाल थे, जब उनकी माशी हालात, सियासी हालात, बदअमनी भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो फिर ये गिरते गिरते करोड़ों में आ गया, उसके अंदर 1 डॉलर में। और अगर हम 2012 में देखें तो ये कम हो के 20-25 हज़ार पे आ गया। फिर 15-16 में जाके हमने देखा ये 50-60 हज़ार पे आ गया, जब इनके ऊपर एटॉमिक, जब इन्होंने अकॉर्ड साइन किया। फिर उसके बाद ये कम हो के, मुख्तसर बात ये, जंग से पहले ये कोई 20-25 हज़ार था। फिर जंग लगी तो ये 2,000 पे आ गया। जंग के बाद पाकिस्तान में बढ़ के ये 15,000 पे चला गया, 15,000 रुपए पर 1 करोड़ ईरानी रियाल जी। अब फिर वापस कम होकर 2,000 पे आ गया जब अकॉर्ड नहीं हुआ। इस्लामाबाद पीस जो टॉक थी, जब वो मुकम्मल ना हुई, और अब फिर वापस ये आज 4 से 5 हज़ार रुपए के ऊपर है। तो हालांकि ख्याल ये था कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन नहीं बढ़ा अभी फौरी तौर पे। और इसके साथ साथ ये ज़रूर हुआ कि डिमांड बहुत निकली है।
अच्छा, अब हम बात करते हैं जो रिस्क की बात, तो मैंने आपसे कहा हर तरफ है। बिल्कुल। दरअसल मैं औकात गुफ्तगू यूं कर रहा हूँ कि लोग मेरे कहने पे कहीं हाइप क्रिएट ना हो जाए, हम्म। लोग खरीदना शुरू कर दें सट्टेबाज। तो जो पहले इंतजार में बैठे हुए हैं वो हमारे इस स्टेटमेंट को कहीं लेके आगे ना चल पड़े, मैनिपुलेटर या स्पेकुलेटर। अब इन्वेस्टमेंट तो कोई भी हो, आपको ग्राउंड रियलिटी देखनी है, उसके फाइनेंशियल्स देखने हैं, उसके सारी चीजें देखनी है उस मुल्क की या उस आइटम की, कि भाई ये क्या है, कहाँ तक हाईएस्ट गया, कहाँ तक लोएस्ट गया। तो अगर हम ईरानी रियाल की प्राइस देखें तो इस वक्त लोएस्ट है। और ईरान की ने जो अपने आप को साबित किया है इस दौर में, इस जंग में, उनके यहाँ ना वो पेट्रोल की लाइनें लगी, ना कोई अफरा तफरी हुई, ना राशन की लाइनें लगी। उसके पीछे उनका मजबूत इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर था, मजबूत। और 47-48 साल में उन्होंने खुद इंसारी की, इतनी उनको आदत हो गई है, इतने मुश्किल हालात में भी तमाम पाबंदियां इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने के बावजूद भी वो अपनी जगह खड़े रहे और टेक्नोलॉजी भी उन्होंने आपको दिखा दी। कल ही मैं पढ़ा था जो एक अमेरिकन पायलट का जो आखिरी आया स्टेटमेंट, जो जेट गिरा है अमेरिका का, तो उसने तो अजीब व गरीब बयान बात की है। वो तो ऐसा लगा था जैसे वो किसी खलाई मखलूक की बात कर रहा है, कि जिस तरह के वो ड्रोन इकट्ठे आ रहे हैं, जा रहे हैं, और टेल बन रही है, ये हो रहा है। तो वो एक वाकई बड़ी बात है। सही। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं मईशत की तरफ। देखिए, ईरान के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है दुनिया का। और इन हालात में जो मैंने इतनी बात तफसील से आपको बताई कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, रेट वाइज, जो वो अपनी पेट्रोलियम मसनूआत बेच रहे थे वो थ्रो अवे प्राइस में बेच रहे थे। यानी कि कुछ लोग ये कहते हैं को 10 रुपए लीटर बेच रहे थे पेट्रोल, कोई 12 रुपए, जो हमारे यहाँ भी स्मगल होके आता है 10 से 15 रुपए बॉर्डर के ऊपर। बाद में आते आते वो लोडिंग या मुख्तलिफ लोगों के पैसे बढ़ जाते हैं। तो जब वो एक्सपोर्ट करेंगे उन्हें कम से कम 50 रुपए लीटर तो मिलेगा ना। बिल्कुल। फिर इसी तरह गैस है, मैं ये बहुत लोअर साइड पे बात कर रहा हूँ। और जो भी इनकम है वो उनके खजाने में जमा होगी। उन्होंने किसी का कर्ज नहीं देना, मेरा कहना ये है, वो पेमेंट नहीं करनी उन्होंने। और उसके साथ साथ जो उनके जो रिजर्व्स हैं जो ब्लॉक हुए हुए हैं दुनिया में, वो भी वो मांग रहे हैं। और उम्मीद यही है कि वो उनको मिल जाएंगे। उसके ऊपर ज़ाहिर है नेगोशिएशन हुई है। फिर उसके साथ साथ वो अपना खर्चे हर्जाने की भी बात कर रहे हैं, जो उनको अंदर जंग में नुकसान हुआ है, जिसमें ट्रम्प साहब ने कहा है कि $300 बिलियन हम देंगे या खर्च करेंगे, और वो खलीजी इत्तेहाद देगा। गल्फ का जो यूनाइटेड गल्फ है जी। वो देगा। तो $300 बिलियन वो छोटी बात तो नहीं है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से तो ये लगता है कि ये बढ़ेगा करेंसी, चाहे वो ईरानी रियाल हो, चाहे उनकी करेंसी हो, चाहे उनकी मईशत। और वो रिसोर्सफुल कंट्री है। तो इस हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि ईरानी रियाल को बढ़ना चाहिए सही। इन सारी बात के बाद। और बाकी तो गॉड नोज बेटर। $1 मिलियन सवाल है ये कि कल क्या होगा। अभी कोई इसराइल को शरारत कर दे, यूएई कर दे, या जैसे अभी मैं पढ़ रहा था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा है कि हमने पता नहीं शाम में या कहाँ किसी को टारगेट किया है, किसी जो किसी शख्स को जो वांटेड था या जो भी है, ये तो हिजबुल्लाह नहीं कोई और जमात को। ठीक है। अब नो डाउट तो डॉक्टर साहब के हालात की तो कोई प्रोडिक्शन नहीं की जा सकती, लेकिन अगर यही वाला फॉर्मूला, ये जो दुनिया के हालात तब्दील हो रहे हैं, ज़रा हम पाकिस्तानी रुपये पर अगर इसको अप्लाई करें थोड़ी देर के लिए, तो हम ये देख रहे हैं कि 270 प्लस अभी भी है ये। अब ये आगे चलकर जब हमारा फिस्कल प्रेशर थोड़ा कम होगा, ऑयल प्राइसेस थोड़ी डाउन होंगी, इंपोर्ट बिल भी हमारा थोड़ा कम हो जाएगा, तो हमारे रुपये की भी थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ आ सकती है उसमें, और ये भी कहीं 250 के अराउंड जा सकता है, इतना बड़ा जंप आ सकता है, या अभी ये स्टेबल ही रहेगा? जी, मैं ये समझता हूँ बिल्कुल पाकिस्तानी डॉलर, पाकिस्तानी रुपया 250 पे आ सकता है। पहले भी आ सकता था, 1 साल पहले। लेकिन क्योंकि हमारे ऊपर पेमेंट्स का बड़ा प्रेशर है, और हम अपना 40% अपने बजट का सूद की अदायगी में दे रहे हैं, और हम अपने खर्चे अखराजात नहीं रोक रहे। इस बजट को के अंदर भी हमने कोई ना टैक्स ब्रॉडनिंग की बात की है,
ना हमने कोई अपने जो एक्सपेंस हैं उनको कर्टेल करने की बात की है, सिर्फ अवाम पे टैक्स मजीद लगाने की बात की है। और ये जो बजट है टोटली इशराफिया का और आईएमएफ का है। मैं आईएमएफ को कभी ब्लेम नहीं करता, क्योंकि आईएमएफ हमारे पास नहीं आता, हम जाते हैं। और वो तो ये कहता है कि भाई आप वापस कैसे करोगे, अपना प्रोग्राम दो। आप भी अगर कहीं जाते हैं या आपके पास भी कोई दोस्त कर्ज लेने आता है तो आप पूछता भी कैसे दोगे, कब दो। तो वो अगर जो आप बैंक के पास कर्जा लेने जाएं तो उसको भी हम अपनी एक प्लानिंग फिजिबिलिटी देते हैं। अब अगर हम ये कहते हैं हम यहाँ से टैक्स लगा के देंगे, तो ये नहीं कहेंगे हम यहाँ अपना खर्चा कम करेंगे, तो उनका उनके ये हेडिक नहीं है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करे, पहली बात, प्लस ये हमें सपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह, कि जो ऑयल प्राइसेस कम हुई है, नंबर वन। नंबर टू, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का ऊपर जो बर्डन है, जो $8 बिलियन या $9 बिलियन का जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं और गैस के लिए हम मारे मारे घूम रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा पाकिस्तान को इंशाल्लाह। आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, बशर्ते कि हमारी नीयतें ठीक हों, हमारी मैनेजमेंट ठीक हो, और हर तरह से। जफर साहब, ईरान पर से जो ये पाबंदियां अगर कम होती हैं थोड़ी सी, और पाकिस्तान हो भी गई और 2 महीने के लिए, तो अगर पाकिस्तान और ईरान की ट्रेड शुरू होती है एग्रीकल्चर गुड्स में या ऑयल एंड गैस में, तो उससे फिर पाकिस्तान को ओवरऑल कितना ये फ़ायदा हो सकता है? कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो ट्रेड वॉल्यूम है दोनों के दरमियान, इसका जो पोटेंशियल है वो कुछ 7 से 10 अरब डॉलर के अराउंड है। ज़ाहिर है उसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों ही चीज़ें शामिल हैं, तो पाकिस्तान को ये फिर कितना फ़ायदा हो सकता है आने वाले दिनों में? अभी गवर्नमेंट ने टारगेट किया $10 बिलियन का, तो मैं समझता हूँ ये बहुत आसान है इसको अचीव करना, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान की सरहद मिली हुई है। सकाफती तौर पे बलूच जो है हमारे भाई, आधे पाकिस्तान नेशनल हैं, आधे उसमें से ईरान नेशनल हैं, और उनका बड़ा गहरे रवाबित हैं और आना जाना है, जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर हमारे KPK पख्तून भाइयों का है। इसी तरह जो बलूच हैं और वो कारोबार में हैं बहुत ज़्यादा, आपको मस्कत, ओमान, दुबई सब जगह मिलेंगे। तो ऑलरेडी हमारी ईरान से ट्रेड है, वो बार्टर थी, पाबंदियों के साथ थी, विदाउट बैंकिंग चैनल थी और स्मगलिंग बेस्ड थी। तो अब मेरा ख्याल ये है कि ईरान के लिए भी इस सदी का सबसे सुनहरा दौर है, कई सदियों का, और पाकिस्तान के लिए भी बेहतरीन मौका है, क्योंकि हमारा उनका जो सड़क के जरिए राब्ता है, हमारी जो उनकी गैस पाइपलाइन रुकी हुई है बरसों से, वो सिर्फ हमने कनेक्ट करनी है। तापी जो आपकी लाइन है वो है, फिर हम सी पैक को उठा सकते हैं पूरा, फिर सेंट्रल एशिया, चाइना, ये ईरान के साथ जो अभी पिछले दिनों हमने अफगानिस्तान को वो करके अपना बाईपास करके डायरेक्ट ईरान के जरिए जो हमने रोड के ऊपर भेजी है चीजें बाय रोड, तो वो भी जबरदस्त चीजें रही हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में $10 अरब का टारगेट पूरा करना कोई मसला नहीं है, क्योंकि ईरान इंडस्ट्रियल वाइज जो मजबूत है, प्लस वो जो बायो पेट्रोलियम मसनूआत बनाता है, तो वो हमें लेना बहुत आसान है। खाली गैस और पेट्रोल की बात नहीं है, बिचुमन है, सैनिटरी है, सीमेंट है, सरिया है, जो हम इंपोर्ट करते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर आपने जो बात की एग्रीकल्चर की, नो डाउट एग्रीकल्चर के अंदर भी, क्योंकि हमारे यहाँ, और फिर इलेक्ट्रिक है जो हम पहले थोड़ी बहुत कहीं लेते हैं उनसे बिजली, वो अब हम खुद के ज्यादा दे आगे तक ले सकते हैं। फिर उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो उनके सब्जी, अंडे, दही, वो तक वहां से, क्योंकि वो करीब पड़ता है ना ईरान का बॉर्डर, तो वो आपको आधे बलोच से ज्यादा बलूचिस्तान में मिलता है। ठीक है, तो ये बेहतरीन मौका है हमको अपनी अच्छी नीयत के साथ, क्योंकि अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जो पॉलिसीज होती हैं उसमें कुछ गड़बड़ होती है, नजर आती है थोड़ी सी बैड इन, वो जरूरी है इस वक्त, उसको चेक रखना भी जरूरी है। गो के हमारी एस्टैब्लिशमेंट बहुत एक्टिव हुई भी है, उन्हीं की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, ये सारी चीजों में फील्ड मार्शल साहब की काविशों से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान अब बहुत जल्द तरक्की के मनाजिल तय करेगा, और $250 क्या, हम इससे भी नीचे आ सकते। सही, ठीक है। हमारे फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स बेहतरीन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट
का जो हमारा ट्रेड गैप है वो हमारी फॉरेन रेमिटेंस से एक्सचेंज कंपनीज के पूरी कर रही हैं। ठीक है, अब हमको अगर जी ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जफर पारसी साहब, पॉइंट आपका बड़ी प्रेसिडेंट एक्सचेंज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में जुमे के रोज़ पेट्रोल की कीमत में एक और बड़ी कमी का ऐलान हो सकता है। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में अभी भी 30 से 35 रुपए कमी की गुंजाइश मौजूद है। आलमी मार्केट में गुज़िश्ता चार महीने में जिस तेज़ी से पेट्रोल ऊपर गया है, अब उसी तेज़ी से नीचे भी आ रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत ने वादा किया था कि जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस पुराने लेवल पर आ जाएंगी तो यहाँ भी पेट्रोल की पुरानी कीमत को दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। अभी एक बेहतरीन मौका है कि हुकूमत जुमे को मज़ीद 30 रुपए कमी का ऐलान करके वो रिलीफ आवाम को फराहम करें जो गुज़िश्ता हफ्ते 100 रुपए कमी की जगह सिर्फ 74 रुपए कम करके अपने पास रख लिया गया था। अब पेट्रोल की कीमत को 270 रुपए फ़ी लीटर से नीचे लाकर आवाम को इन मुश्किल हालात में थोड़ा रिलीफ हुकूमत फराहम कर सकती है। और आलमी सूरत हाल भी इस वक्त हुकूमत को ये फिस्कल स्पेस फराहम कर रही है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमायां कमी रोज़ाना देखने में आ रही है। कई अहम बेंचमार्क दोबारा $70 फ़ी बैरल के साइकोलॉजिकल लेवल के करीब पहुँच गए हैं। अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के खाम तेल की कीमत तकरीबन $69 फ़ी बैरल तक नीचे जा चुकी है, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट तकरीबन $72 के आसपास और ब्रेंट क्रूड $77 फ़ी बैरल के करीब इस वक्त ट्रेड हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दोनों बड़े बेंचमार्क्स में तकरीबन 1.6 से 2% कमी रिकॉर्ड की गई है। और इस कमी की बुनियादी वजह ज़ाहिर है ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी मुज़ाकरात हैं। स्विट्ज़रलैंड में होने वाले मुज़ाकरात और मुमकिन अमन मुआहदे की पेशरफ ने मशरिक़ वस्ता में जंगी ख़तरात के खदशात को कम किया है। जब भी खित्ते में कशीदगी कम होने के आसार पैदा होते हैं तो तेल की कीमतों में शामिल इजाफी रिस्क प्रीमियम कम होना शुरू हो जाता है। और यही वजह है कि हालिया हफ्तों में इन्वेस्टर्स ने तेल मार्केट में बहुत मोहतात रवैया इख्तियार किया और कीमतें भी दबाव का शिकार हो गई। ब्रेंट क्रूड अब भी इन सतहों से ऊपर है जो ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी से पहले देखी जा रही थी, लेकिन मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अब नीचे की जानिब जाता हुआ नजर आ रहा है। एक्सपर्ट्स का भी ये ख्याल है कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई बाज़ाब्ता और पायदार मुआहदा हो जाता है तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से सप्लाई मुतासर होने के खदशात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे, जिसके नतीजे में आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मज़ीद कम हो सकती हैं। लेकिन कीमतों में किसी बड़ी कमी की राह में ओपेक प्लस एक बड़ी रुकावट है, जिसकी जानिब से मई 2026 में यौमिया 206,000 बैरल इजाफी पैदावार का ऐलान किया गया था, लेकिन मार्केट ने इस फैसले को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इजाफा मुमकिन सप्लाई रुकावटों के मुकाबले में बहुत महदूद था, लेकिन कल ही अमेरिका की तरफ से ईरानी खाम तेल की फ़रोख्त पर से तकरीबन 2 माह के लिए पाबंदी उठाई गई है, जिसके बाइस अब मार्केट में ईरानी तेल की एक बड़ी मकदार मौजूद होगी, जिससे कीमतों में बड़ी गिरावट हो सकती है। अगर ओपेक प्लस तेल की पैदावार में इजाफे के मंसूबे पर अमल होता है तो मार्केट में ज़्यादा सप्लाई की वजह से आलमी तेल की कीमतों में मज़ीद कमी हो सकती है। तेल मार्केट पर एक और अहम असर चाइना की इकनॉमिक रफ्तार का भी है। चाइना दुनिया के सबसे बड़े तेल इंपोर्टर्स में शामिल है और इसकी तलब में मामूली कमी भी आलमी मंडी में नुमायां असर डाल सकती है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी इकॉनमी की रफ्तार तवक्कुआत से कम रहने के बाइस तेल की डिमांड में इजाफा महदूद हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर आलमी सतह पर सप्लाई सरप्लस के खदशात मज़ीद बढ़ जाएंगे, जिससे कीमतों को ऊपर जाने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। और पाकिस्तान के लिए सूरत हाल इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि मुल्क अपनी एनर्जी ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा इंपोर्टेड तेल से पूरा करता है। और अब आलमी कीमतों में कमी से पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल भी कम होगा, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट पर भी खासा दबाव कम हो सकता है। इसके अलावा फ्यूल कॉस्ट में कमी महंगाई की रफ्तार को भी सुस्त कर सकती है। ट्रांसपोर्ट के साथ इंडस्ट्री और बिजली पैदावार के शोबों को भी कम कॉस्ट का फ़ायदा पहुंच सकता है, जिसके पॉजिटिव असरात ओवरऑल इकॉनमी पर मुरतब होंगे। अब ये सब कुछ होता है या नहीं होता, इस पर हम बात करेंगे। चौहरे माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी बताएं, जुमे को क्या ये इम्कान है कि कोई 30-35 रुपए की कमी हो पेट्रोल में, पुरानी कीमतें बहाल हों? चूँकि हम देख रहे हैं यूएई में इस वक्त खाम तेल बहुत नीचे आ चुका है, ब्रेंट क्रूड WTI वो भी अब $70 के आसपास बस अब ट्रेड कर रहा है, तो पाकिस्तानी हुकूमत के लिए भी एक बेहतरीन चांस है आवाम को रिलीफ देने का। नहीं, हुकूमत के पास तो बिल्कुल चांस है आवाम को रिलीफ देने का, लेकिन साथ ही साथ हम ये बात भूल जाते हैं कि हुकूमत इस वक्त IMF के प्रोग्राम में भी है, और जाहिर है इस मरतबा जो है वो तकरीबन
300 अरब डॉलर मजीद जो है वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का हदफ भी बढ़ाया गया है। तो लास्ट टाइम भी जो पूरा रिलीफ देना चाहिए था वो नहीं दिया गया, और इस मरतबा भी तवक्को के ऐन मुताबिक जो है ना वो मजीद रिलीफ मेरा नहीं ख्याल है कि दिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि अगर आप 2026 और दो के मुकाबले में 2025 की ऑयल प्राइसेस देखें तो तकरीबन $60 पर बैरल मिनिमम को भी जो है वो टच किया है। और जनवरी में जो है वो जनवरी 2026 में हमारे यहाँ पे जो ऑयल की प्राइसेस थी वो 253 रुपए, ऑयल पेट्रोल और डीजल दोनों की अगर मैं बात करूं तो 253 रुपए पर लीटर थी, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में उस वक्त ये $60 से $62 पर बैरल था। तो राइट नाउ जो इस वक्त अगर मैं देखूं तो तकरीबन $70 पर बैरल के करीब है, यानी मिनिमम जो लेवल था जनवरी का उससे अभी भी प्राइसेस $10 जो है वो इजाफा है उनमें। प्लस ये है कि हुकूमत को इसमें जो है ना पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी फर्दर ऐड ऑन करनी है। यहाँ ये याद रखा जाए कि तकरीबन 10 से 12 रुपए मजीद ऐड कर चुकी है हुकूमत। तो इन सब चीज़ों को अगर हम मद्देनजर रखें तो हुकूमत के पास मजीद फिजिकल स्पेस मेरा ख्याल नहीं है कि बचता है, कीपिंग इन व्यू $70 पर बैरल अगर प्राइस इस वीक में या अगले वीक में भी रहती है। हाँ, दोबारा अगर प्राइसेस $60 पर बैरल के ऊपर आ जाए तो शायद जो है वो 275 या 80 रुपए तक जो है वो हुकूमत करने की पोजीशन में होगी ऑयल को। अदरवाइज जो है वो अगर ये $70 है तो मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा भी अगर इस मरतबा रिलीफ देगी हुकूमत तो 10 रुपए का या 15 रुपए का मजीद रिलीफ देगी। और मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए कि डीजल के ऊपर इस मरतबा रिलीफ ज्यादा दे, क्योंकि डीजल अभी भी 315 रुपए पर लीटर है, जो कि जाहिर है हमारे यहाँ पे एनर्जी के हवाले से देखा है तो इंडस्ट्री की भी वही जरूरत है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी डीजल की डिमांड जो है वो ज्यादा है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो वहां पे भी डीजल ही ज्यादा यूटिलाइज होता है। तो अगर तो वाकई जो है वो इस इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को कम करना है या खत्म करना है तो डीजल के ऊपर कंपैरेटिवली जो है वो रिलीफ ज्यादा देना चाहिए। बाकी रहेगी इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस की अगर आप बात करें तो उसमें 2-3 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि आइंदा भी अगर ये जंगी हालात पैदा नहीं होते ईरान और अमेरिका में दोबारा से मसाइल पैदा नहीं होते इनके दरमियान, तो पेट्रोल ये ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में नीचे ही जाएंगी, क्योंकि दुबई जो है वो पहले ओपेक का मेंबर था, वो भी ओपेक से निकल चुका है। प्लस ईरान के ऊपर जो पाबंदियां थी तेल बेचने की वो भी जो है वो खत्म हो चुकी हैं। तो उसके बाद जो है वो सप्लाई में एकदम बेताशा जो है वो इजाफा जो है वो देखने में आ सकता है। तीसरी तरफ अगर आप रशिया की बात करें तो अगेन वो भी सप्लाई में एक बहुत बड़ा हिस्सेदार है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में पेट्रोलियम प्राइसेस को इवन हम $60 पर बैरल के ऊपर भी जाता हुआ देख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि अगर कोई जंगी सूरत हाल या कोई और फर्दर अनसर्टेनिटी पैदा ना हो। और इस चीज का असर अगर आप देखें तो इसको गोल्ड, सिल्वर या जो भी कमोडिटीज है उसकी प्राइसेस के ऊपर भी पड़ा है। हर एक चीज जो है वो डिक्लाइन के ऊपर है। गोल्ड जो है वो तकरीबन 4000 से भी नीचे आ चुका है, $4000 पर आउंस से। सेम इज द केस विद सिल्वर, वो भी तकरीबन $55 पर आउंस के करीब जो है वो पहुंच चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि जब इस तरह की कमोडिटीज में या डेड इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं उसमें या सेफ हेवन्स में इन्वेस्टमेंट कम हो तो इसका मतलब जो है ना वो हम यही अखज़ करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज फ्यूचर में ज्यादा प्रिडिक्ट की जा रही हैं। और लेट्स सी व्हाट हैपन। तो आप मतलब इसका मतलब ये आलमी मार्केट में इतना कम भी हो जाता है, पेट्रोल 5 महीने पुरानी भी अपनी प्राइस पर चला जाता है अगर ये रॉ ऑयल, तो उसके बावजूद भी पाकिस्तान को उस 5 महीने पुरानी कीमत पर नहीं मिलना, चूंकि ये लेवी फैक्टर है। अब हम यहाँ देखते हैं जब डीजल की कीमत में बड़ी कमी होती है तो उसमें लेवी कम करके पेट्रोल में बढ़ा दी जाती है। अभी लास्ट फ्राइडे जो गुजरा इसमें पेट्रोल में लेवी कम की तो डीजल पर बढ़ा दी गई। तो ये लेवी ही असल इशू है, और इसका मतलब पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट जो है वो अगले साल भी ये 11-12 महीने तक फिर पाकिस्तानियों को तंग करता रहेगा, इसको फिर कंट्रोल में नहीं लाया जा सकता। डेफिनेटली ये जो 3 महीने की अनसर्टेन पोजीशन थी इसको तो आप वाइप आउट कर देना। हमने तो जनवरी से अपने आप को जो है ना वो काउंट करना है। जनवरी में जो प्राइसेस थी दीज वर $253 पर बैरल, इंटरनेशनल प्राइसेस वर $60। अब राइट नाउ अगर ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देंगे तो 275-80 के ऊपर ले आएंगे ना, अदरवाइज तो उनका जो पीडीएल का जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो ज्यादा मार्जिन जो है ना वो इसमें नहीं हम देख सकते। अच्छा, इसकी वजह से डेफिनेटली जो इन्फ्लेशन की फोरकास्ट है उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा।
क्योंकि जो फ्यूल की प्राइसेज है उसका ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट होता है, उससे सिर्फ ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट नहीं बढ़ती, उसकी वजह से जो इंडस्ट्री का इनपुट कॉस्ट है उसमें इजाफा होता है, या अगर दीगर जो सेक्टर्स हैं जिनमें अगर फ्यूल की कंजम्पशन ज्यादा है तो डेफिनेटली जो है वो उनकी प्राइसेस में इजाफा होगा, जो कि अल्टीमेटली हमारा जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट की जो आपने बात की, ये हम देखते हैं कि जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है ये ओवरनाइट एक ही रात में ये कीमतें बढ़ जाती हैं। अभी जब ये 74 रुपए की कमी हुई तो उस परसेंटेज के हिसाब से, उस तनासुब से हमने अभी ये 6-7 दिन में कोई कमी होते नहीं देखी। जो प्राइसेस थी वो सब की सब वहीं उसी लेवल पर मौजूद हैं जो वो 380 रुपए वाले पेट्रोल पर थी, वही आज 300 रुपए वाले पेट्रोल पर भी हमें चीज़ों की प्राइस मिल रही है। इसमें जो है ना, देखें, हुकूमत की जिम्मेदारी तो है ही है, लेकिन एज ए नेशन या पाकिस्तान के शहरी होने के नाते हमारी अपनी भी तो जिम्मेदारी है। वी आर इन ट्रांसपोर्ट बिजनेस, इफ वी आर इन एनी अदर बिजनेस, तो अगर हमें अगर कोई चीज रिलीफ मिल रही है तो वो शुड बी पास्ड ऑन। तो अब इसमें हमारा जो ट्रांसपोर्ट माफिया है, देखें ना, वो तो जहां बढ़ती है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जहां बढ़ती है तो उससे ज्यादा जो है ना ये इमीडिएटली बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और जब सेम उसके ऊपर आ जाती है तो फिर जो है ना वो पब्लिक को रिलीफ जो है वो ये नहीं देते। तो इसमें आप देखें तो हुकूमत और ये जो ट्रांसपोर्टर्स हजरात हैं वो बिल्कुल सेम जो है ना वो रोल प्ले कर रहे हैं। एक तरफ अगर गवर्नमेंट लापरवाही कर रही है तो दूसरी तरफ जो है ना वो ट्रांसपोर्टर्स जो है खास तौर पे उनको भी इसका थोड़ा एहसास करना चाहिए कि चूंकि अगर प्राइसेस में उनको रिलीफ मिला है, 315 रुपए का ठीक है डीजल है, जितना भी रिलीफ मिला है इट शुड बी पास्ड ऑन। बट अनफॉर्चुनेटली या कराची की भी अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मुझे भी इस किस्म की कोई खबर नहीं मिली है कि किरायों में जो है वो कोई वाजे कमी की गई हो जैसे जितना कि हुकूमत ने की गई है। तो मैं तो दोनों एंड के ऊपर देखता हूं कि जैसी हुकूमत है वैसी आवाम है, तो आवाम को भी तो अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, और जो बिजनेसमैन है खास तौर पे उनको भी अपनी जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी अकमल साहब, हमारे माशियात थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और हम मौजूद पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक बार फिर इस वीक में 180K के फिगर को नहीं टच कर सका, और इंडेक्स में हमने बहुत ही एक मिक्स सिचुएशन देखी है। एक दो रोज़ मार्केट डिक्लाइन रहती है, फिर एक अच्छा अपवर्ड ट्रेंड हमें दिखाई देता है। तो जब पीस एग्रीमेंट ईरान और US के दरमियान हुआ तो उसमें हमने उसके बाद ये देखा कि मार्केट ने एकदम हाइप पकड़ी थी, एकदम मार्केट में एक अपवर्ड ट्रेंड नज़र आया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर्स का जो मोहतात रवैया है वो अभी भी किसी हद तक बरकरार है, और एक लॉजिकल एंड का वो वेट कर रहे हैं कि कब ये लॉजिकल एंड होता है सिचुएशन का, और फिर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस दोबारा पलट कर आता है। लेकिन अब ये जो सिचुएशन है ये मार्केट को कहाँ आगे लेकर जाएगी, एक लंबे वीकेंड के बाद जब नेक्स्ट वीक आएगा तो क्या डेवलपमेंट रहेगी, इस वीक क्यों हमने कोई बड़ा अपवर्ड ट्रेंड नहीं देखा, इस पर हम बात करेंगे। एहसन मेहनती साहब CEO कमोडिटीज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। तो एहसन साहब, जाहिर है जो मार्केट का थर्ड डे खासा पॉजिटिव रहा, लेकिन ओवरऑल इसको बहुत पॉजिटिव अभी भी नहीं कहा जा सकता, चूँकि मार्केट ने जो पास्ट में अपनी हाइज को टच किया है उससे अभी भी थोड़ा सा दूर दिखाई दे रही है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस अभी भी थोड़ा सा शेकी है, कहीं दरमियान में कुछ कंफ्यूजन मौजूद है। देखिए, लोकल पॉल प्राइसेस के अंदर जो है कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट जो है कॉमन इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है कि वक्त के साथ वो कम होंगे। कल गवर्नमेंट के बॉन्ड ऑप्शंस भी हुए थे, और बॉन्ड ऑप्शंस के अंदर हमने देखा कि जो 1 ईयर की यील्ड है एटलीस्ट वो 100 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा उसमें कमी आई है, और ये चीज़ इंडिकेट करती है कि आने वाले वक्तों में इंटरेस्ट रेट कम होगा। यही वजह है कि कैपिटल मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखी गई। पाकिस्तान मार्केट में ग्लोबली भी जब ऑयल प्राइसेस गिरते हैं तो इंटरेस्ट रेट जो है ओवरऑल जो है वो देखा जा रहा है सारी दुनिया में कम हो रहे हैं। लिहाजा सारी दुनिया की मार्केट जब तेज़ी की तरफ जा रही है, जब ईरान US पीस डील जो है उसका जो है इंटरिम पीस डील साइन अप हो चुकी है, और नए टर्म्स जो है बियॉन्ड 60 डे जो पीस अकॉर्ड है वो जाते हुए नजर आ रहा है। तो उसकी टर्म्स चूंकि सामने आ रही हैं, लिहाजा मार्केट जो है इस वक्त पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रही है। तो ऐसा, लेकिन ये तेज़ी अगर हम कंपेयर करें इसको 6 महीने पहले वाली तेज़ी से जो लास्ट ईयर के एंड पर दिसंबर 2025 में या जनवरी 2026 में भी नज़र आई थी, अभी भी उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी स्लो है। तो वो वाला मोमेंटम अभी तक क्यों हमें देखने को नहीं मिल रहा? देखिए, अब ये नज़र आना शुरू हो गया। आज से मार्केट जो है 1% आज बढ़ी है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट वक्त के साथ सेशन बाय सेशन बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे ये पीस डील जो है इसके टर्म्स और सामने आते रहेंगे। तो ये चूंकि अभी आप देख रहे हैं कि नेगोशिएशन का जो साइकिल था, जिसकी वजह से दुनिया भर की मार्केट अनसर्टेनिटी, इस वीक बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आए ट्रंप की तरफ से जो
मार्केट ने जिसको नेगेटिव लिया, और अब हम देख रहे हैं कि ये क्योंकि पीस अकॉर्ड बनता जा रहा है और ये स्ट्रिक्टली जो है इसके ऊपर इस पीस अकॉर्ड पे फॉलोअंस हो रही है, उतना ही इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आ रहा है। और आई थिंक कि इसको हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बट एवरीबडी नोज के जो इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान का 11.5% पर आ गया था, अब ये ग्रेजुअली इंटरेस्ट रेट जो है कम होंगे जब ये इन्फ्लेशन जो है फॉर एग्जांपल ये 4-5% पर रह जाएगी। और ये 4-5% पर इस वजह से आएगी कि हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस के अंदर लोकली 10% तक तो कमी आ गई, और अब आगे नजर आ रहा है कि 10% और कमी आ जाएगी जिस तरह से इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कम हो रही है। सही। अच्छा, जो 2 महीने के लिए अमेरिका ने पाबंदी इस वक्त ईरान के ऑयल पर से हटाई है, ये कुछ कनेक्ट करेगी, इससे कोई ग्रोथ में इजाफा हो सकेगा मार्केट की? देखिए, इन्फ्लेशन प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन 8% है नए साल के लिए, और जो मुद्दत की गई इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, बट अब नजर ये आ रहा है कि इन्फ्लेशन 8% से भी कम होके 4-5% पर आ जाएगी, जिसके बाद जो है स्पेशली गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स हैं जो हमने देखा 100 बेसिस पॉइंट से तक कमी आई कल, अब ये नजर आ रहा है कि वक्त के साथ 400-500 बेसिस पॉइंट तक भी जो है गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स के अंदर कमी आएगी, जिसपे इसी मिकदार में जो है कैपिटल मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट के बढ़ने के जो है तवक्कुआत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और चूंकि अर्निंग सीजन होगा नेक्स्ट वीक से, तो आई थिंक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और भी रिवाइव होगा जब इंटरेस्ट रेट भी गिर रहे होंगे और अच्छी अर्निंग्स भी सामने आ रही है। अच्छा, ज़ाहिर है इंटरेस्ट रेट की अभी अनाउंसमेंट में ऑलमोस्ट 1 महीना बाकी है, तो अब ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अब इसको सिंगल डिजिट में लेकर आया जाएगा, या फिर ये जो पिछले 4-5 महीने बहुत सख्त गुजरे हैं, अभी गवर्नमेंट थोड़ा सा इसको ट्रांसफ़र नहीं करेगी इस रिलीफ को, और अभी इसको बरकरार रखा जाएगा? ये भी एक्सपेक्टेशन क्या करनी चाहिए हमें? देखिए, गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स अभी इस वक्त भी जो है वो डिस्काउंट रेट से ज्यादा हैं, और एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि आने वाली पॉलिसी रेट के अंदर इजाफा देखा जाएगा। इस बार पॉलिसी रेट जो है वो स्टेटस को रहा, आने वाले वक्तों में नजर ये आता है कि गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड जो है गिरती चली जाएंगी। नए ऑप्शन जो गवर्नमेंट के आएंगे उसमें नजर आएगा कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड गिरेंगी, और उसकी वजह ये कि इन्फ्लेशन हमें सिंगल डिजिट से भी कम जो है आते हुए नजर आ रही है, और वक्त के साथ ये ग्रेजुअली 4-5% पे इन्फ्लेशन रह जाएगी। तो इस तवक्कुआत पे हम नजर आ रहा है कि जो गवर्नमेंट की जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, एटलीस्ट जो गवर्नमेंट के ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होंगे, और फिर इवेंचुअली डिस्काउंट रेट भी जो है वक्त के साथ नेक्स्ट 4-5 पॉलिसीज के अंदर हमें नजर आएगा कि वो डिस्काउंट रेट के अंदर भी कमी देखी जाएगी। और इस तवक्कुआत पे जो है कैपिटल मार्केट के अंदर आज भी तेजी देखी गई, और आने वाले वक्तों में मार्केट जो है दोबारा तेजी की तरफ जाते हुए और प्रीवियस रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहा है। और ऐसा साहब, ये हालात बहुत चैलेंजिंग थे, उसके बावजूद भी अप्रैल में रिकॉर्ड नंबर ऑफ न्यू अकाउंट ओपनिंग्स हुई। जाहिर है उसका मतलब कि इन्वेस्टमेंट भी नई आई मार्केट में, तो अब ये जैसे जैसे हालात बेहतर होंगे तो ये ग्रेजुअली अकाउंट ओपनिंग्स भी नई ज़्यादा होती रहेंगी, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मजीद बिल्ड होता रहेगा, खासतौर पर नए इन्वेस्टर्स के लिए जो शायद फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। जी बिल्कुल, अब हमारे रेगुलेटर की भी तरफ से जो है नया टारगेट 2.5 मिलियन इन्वेस्टर का है कैपिटल मार्केट। अब अपेरेंटली नजर आ रहा है कि रेगुलेटर भी काफी ज्यादा फैसिलिटेट कर रहा है, जो इससे पहले बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती थी, अब वो सहूलत अकाउंट आ गया और उसके अंदर ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं, NIC बेसिस पे अकाउंट खोलते हैं। और आई थिंक नंबर ऑफ अकाउंट जो बढ़ रहे हैं उसमें तमाम तरीके, यानी कि जेन ज़ी भी इन्वेस्टर आ रहा है, तो ओल्ड इन्वेस्टर भी आ रहा है, तो हर तरीके का फॉरेन इन्वेस्टर भी आ रहा है। और पाकिस्तान मार्केट में चूंकि कॉन्फिडेंस काफी रिवाइव हुआ है इस पीस अकॉर्ड के बाद, और पाकिस्तान का जो रोल रहा है फॉरेन पॉलिसी जो रही है, आई थिंक उसको इन्वेस्टर काफी ज्यादा पॉजिटिव देखते हुए कैपिटल मार्केट में पोजीशंस बिल्टअप कर रहे हैं, वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं, और मार्केट के अंदर तवक्कुआत यही है कि आने वाले वक्तों में यानी कि नेक्स्ट वीक्स के अंदर हमें नजर आएगा कि रिकॉर्ड जो है वो तेजी देखी जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन मेहनती साहब, MD एंड CEO आरिफ रीज़ हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। पाकिस्तान ने फिस्कल ईयर 2026-27 का बजट एक ऐसे वक्त में पेश किया है जब मुल्क को बढ़ते हुए ट्रेड डेफिसिट के साथ साथ महदूद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और IMF प्रोग्राम की शराइत का भी सामना है। अब जुलाई 2025 से मई 2026 के दौरान हम मुल्क के एक्सपोर्ट्स के फिगर्स देखें तो ये कम होकर 27.9 अरब डॉलर रह जाते हैं, जबकि इम्पोर्ट्स बढ़कर 62.7 अरब डॉलर तक पहुँच गई। अब नतीजा निकला कि ट्रेड डेफिसिट तकरीबन 34.8 अरब डॉलर तक जा पहुँचा। इसी पस मंज़र में हुकूमत ने बजट को फोकस किया और एक्सपोर्ट्स में इजाफा किया जाए, उसका फोकस रहा टैक्स नेट में एग्जेम्पशन की जाए, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स की हौसला अफजाई और फिर टैक्स निज़ाम की डिजिटलाइजेशन की जाए। हुकूमत का ख्याल है कि अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टेबल होंगे, बैरूनी अदायगियों का दबाव कम होगा और इकनॉमी को मजबूत बुनियादें मिल सकेंगी। अब इस बजट में सबसे ज़्यादा रिलीफ एक्सपोर्ट सेक्टर को ही दिया गया। IT सेक्टर के एक्सपोर्ट इनकम पर 0.25% फाइनल टैक्स की रियायत
जून 2019 तक बरकरार रखी गई। एक्सपोर्टर्स के लिए जो सुपर टैक्स था उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। ये फैसला बहुत ही अहम है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ानी है। और फिर हम एमर्जिंग सेक्टर IT के नंबर्स देखते हैं तो IT और टेलीकॉम एक्सपोर्ट्स फिस्कल ईयर 2026 के पहले 11 माह में तकरीबन 4.2 अरब डॉलर तक पहुंची हैं, जो सालाना बुनियाद पर 20% का इजाफा है। अब IT सेक्टर की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये दीगर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की निस्बत कम इंपोर्टेड रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती है। जो दीगर हमारा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल का या और शोबों का है, उसमें फिर हमारा इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ जाता है। तो इस शोबे की तरक्की से कीमती फॉरेन एक्सचेंज हासिल होता है, जबकि एनर्जी और लॉजिस्टिक्स पर निस्बतन कम दबाव पड़ता है। अब हुकूमत ने नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025-30 के तहत इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल पर कस्टम ड्यूटी के साथ इजाफी कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी में भी कमी की तजवीज़ दी है। इस इक़दाम का मकसद मकामी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना और आलमी मंडी में कंपैटिबिलिटी को बढ़ाना है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी नुमाया मराद दी गई हैं। कंस्ट्रक्शन का सेक्टर सिर्फ जायदाद तक महदूद नहीं, बल्कि सीमेंट के साथ सरिया और ट्रांसपोर्ट के साथ साथ इंजीनियरिंग और लाखों मजदूरों के रोजगार से जुड़ा हुआ है। फिस्कल ईयर 2026 में इस सेक्टर ने 5.7% ग्रोथ रिकॉर्ड की थी और हुकूमत को उम्मीद है कि नए टैक्स रिलीफ के बाद अब इसमें मजीद तेज़ी आएगी। फिर छोटे ताजरों के लिए फिक्स टैक्स आसान स्कीम मुतारिफ कराई गई है। सालाना 20 करोड़ रुपए तक कारोबार करने वाले ताजिर सिर्फ 1% टर्नओवर या कम से कम 25,000 रुपये अदा करके अपनी टैक्स जिम्मेदारी पूरी कर सकेंगे। उन्हें पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के साथ विद होल्डिंग एजेंट की जिम्मेदारी और मामूल के मुआयनों से भी एग्जम्पशन मिलेगा। लेकिन बजट का सबसे बड़ा तजाद यहीं सामने आता है। एक तरफ हुकूमत इन्वेस्टमेंट और कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए मुराद दे रही है, लेकिन साथ ही तरक्याती अखराजात बहुत हद तक महदूद कर दिए गए। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को 1.1 खरब रुपए तक महदूद रखा गया, जो मंजूर शुदा सतह से भी 126 अरब रुपए कम है। फिर वजारतों ने तकरीबन 4 खरब रुपए के तरक्याती फंड तलब किए थे और जारी मनसूबों के लिए तकरीबन 3 खरब रुपए की कमी मौजूद है। अब ये सारी सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल में कैसे हम जो आने वाले फिस्कल टारगेट्स हैं वो पूरे कर सकेंगे, तो इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर इकराम इकोनॉमी और टैक्स एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब एक्सपोर्टर्स को बड़ी हद तक रिलीफ दिया गया, इससे हमारी एक्सपोर्ट्स में कितना इजाफा मुमकिन हो सकेगा, लेकिन फिर साथ ही साथ टैक्स रिलीफ जब आप दे रहे हैं, FBR का टारगेट बढ़ा रहे हैं, तो वो 15 खरब रुपए FBR फिर कहाँ से लेकर आएगा जब मुख्तलिफ सेक्टर्स को हमने इतना सारा रिलीफ दे दिया? बहुत शुक्रिया। देखें, इस वक्त गुड्स के वाली जो हमारी एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा दबाव का शिकार इसलिए है कि इस पर कॉर्पोरेट रेट 29%, पहले सुपर टैक्स था, अब सुपर टैक्स उस पर ख़त्म किया। अच्छी बात की है कि एक्सपोर्ट का जो है वो सुपर टैक्स का कोई जवाब नहीं वहाँ बनता था। दूसरी तरफ जो सर्विसेज की है, जिसमें ख़ासतौर पर IT है, जैसे आपने फरमाया कि ये बहुत ही पोटेंशियल रखता है, मगर इसमें मसला दो है। एक तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। अभी तक देखिए कि हम जो हमारे इस वक्त इंटरनेट की स्पीड्स हैं और जिस तरह की काम चाहिए, तो ज़्यादा वहाँ पे कोई वैल्यू एडिशन की ज़्यादा बात नहीं है, क्योंकि जो रूटीन की चीज़ें हैं अब वो जाहिर है आगे जाकर AI से बनेंगी। तो यहाँ पे भी हमें सर्टिफिकेशन अपने नौजवानों को वो दिलवानी पड़ेगी जहाँ वो AI के भी एक्सपर्ट हों और आगे कुछ वैल्यू एडिशन कर सके। क्योंकि 4-1 बिलियन ठीक है, बहुत हमें हौसला अफजा लगती है, मगर अगर आप अपनी पीयर कंट्रीज में देखें तो वहाँ तो ये 25, 30, 40 बिलियन बहुत मामूली सी बात है। तो इस लिहाज से हमें दोनों तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जो गुड्स वाला हमारा सेक्टर है वहाँ बिजली भी महंगी है और आपने जैसे फरमाया कि इनपुट कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, जिसको अब कुछ कम करने की इंपोर्टेड चीज़ों को, मगर वो हम क्यों इंपोर्ट करते हैं? क्या हम अपनी कॉटन बेल्स खुद पैदा नहीं कर सकते हैं? क्या हम यहाँ पे जिप्स भी नहीं बना सकते हैं? तो जो अलाइड इंडस्ट्री है वो चाहिए था कि एक्सपोर्ट की यहाँ पाकिस्तान में पैदा की जाए, बजाय कि हर चीज़ हम इंपोर्ट करें। इस ज़माने में हमारी कॉटन लिंट इजिप्ट से भी बेहतर होती थी, या कम अज़ कम उनके मुकाबले की थी, और उसमें हम बहुत पैसा कमाते थे उसकी एक्सपोर्ट से, यानी कि अपनी नीड पूरी करके हम एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। अब देखिए कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमें कई मिलियंस वहाँ से जो है वो लेने पड़ते हैं, बाहर से कई मिलियंस बेल्स मंगवा रहे हैं हम। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है मेरे हिसाब से, और इसको हमें हर हाल में दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली चीज़ पे तवज्जो नहीं देंगे तो फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि हम ज़्यादा बहुत पॉपुलेशन वाला मुल्क हैं और हमें हर हाल में बहुत बड़ी पॉपुलेशन को भी केटर फॉर करना है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है, जहाँ ख़ास तौर पर हम वहाँ से एक्सपोर्ट सरप्लस निकाल सकते हैं,
वो हमें नहीं किया। सिट्रस जैसे हमारे यहाँ अच्छा होता है मगर हम सिट्रस से जूस नहीं बनाते हैं, जैसे हमारे यहाँ बार्ले अच्छा होता है मगर हम बार्लेस की ड्रिंक्स नहीं बनाते हैं जिसकी शेल्फ लाइफ होती है। तो तवज्जो इस बात की तरफ हुकूमत को ज़्यादा देनी चाहिए कि जो एग्रो बेस्ड जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकती है उससे एक और भी फायदा होगा कि जो दही इलाके हैं अगर वहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगेंगी तो शहरों की तरफ रुझान भी कम होगा और वो इलाके भी डेवलप होंगे। तो ये डेवलपमेंट का मॉडल होलिस्टिक होना चाहिए जिसमें कि एक्सपोर्ट का पोटेंशियल हमारा मेरे ख्याल में तो अभी देखिए ईरान के साथ चीज़ें खुलेंगी तो आप देखेंगे कि हमारा सिर्फ चावल और बाकी चीज़ें वहाँ बहुत बड़ी मकदार में जा पाएंगी और उसके बदले हम पेट्रोल उनसे और गैस वगैरह ले सकेंगे। तो हमें अभी से तवज्जो करनी चाहिए और अपनी एग्रीकल्चर की जो कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि वहाँ पे सिर्फ यही नहीं कि हम सिर्फ फसलें ही उगाएं, वहाँ हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करनी चाहिए। और आईटी में मेरा ये मौक़िफ़ है कि आईटी में अगर आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको बड़े क्लास के आईटी स्कूल्स बनाने पड़ेंगे जहाँ पे लड़के बैठकर कभी आईएमआईटी से और कभी वो समझिए कि जो टॉप वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ फ्री कोर्सेज ऑफर कर रही हैं वो सर्टिफिकेशन हासिल करेंगे तो उन्हें बाहर से अच्छा काम भी मिलेगा और उनके जहन भी खुलेंगे। अभी जो हम आईटी पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही यानी कि आप समझिए कि अब वो सीधा हो चुकी है एआई के आने के बाद। अब प्रोग्रामिंग का भी इतना स्कोप नहीं रहा, छोटे मोटे प्रोग्राम क्या अच्छे खासे कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम अब एआई खुद लिख लेती है। तो हमें चेंजिंग वर्ल्ड के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अगर 3-4 चीज़ों पे हम तवज्जो कर लें तो हमारा यूथ पंच भी और जो हमारी लैंड के अंदर कैपेसिटी है तो वहाँ से एग्रो बेस्ड सरप्लस कम से कम भी मैं समझता हूँ हम 100 बिलियन का तो देखिए वहाँ तो फसलें 3-4 भी साल में ली जा सकते हैं। प्रोसेसिंग अगर हम वहाँ जदीद करें और वहाँ हम अच्छे बीज इस्तेमाल करें तो हमारी एग्रीकल्चर में बहुत जान है और वहाँ बहुत बड़ी फिर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और वहाँ से हम इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा एक्सपोर्ट सरप्लस भी निकाल सकेंगे। सही। तो इकराम साहब ये अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को या दीगर इंडस्ट्रीज़ को या एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें जिस तरह ये ग्रो करना है या जो मशवरा आप दे रहे हैं तो ये पिछले 1.5 साल में, क्योंकि 1.5 साल पहले उड़ान पाकिस्तान नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था और उसमें हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को 5 साल में डबल करना था, तो इस 1.5 साल में क्या इस ट्रैक पर चलते हुए आपने हुकूमत को देखा, कोई ऐसी पॉलिसी साजी हुई, कोई अपना हाउस इन ऑर्डर करने की कोशिश की गई? क्योंकि ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई है तो ये पिछले 4 माह की बात है, उससे पहले भी 11-12 माह गुजर चुके थे, प्रोग्राम अनाउंस हुए, तो उस जानिब हुकूमत ने कुछ इकदाम किए हैं। पिछला बजट भी आया और ये दूसरा बजट है उस प्रोग्राम के अनाउंसमेंट के बाद, कोई ऐसा नज़र आया आपको कि हाँ जी सही सहमत? जी ये बहुत पर्टिनेंट आपका सवाल है। असल में उड़ान पाकिस्तान को उस तरह से ओन तो किया नहीं गया कि उसको हम अपनी फिजिकल और अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट बनाते। वो तो एक समझिए कि एक प्लान दे दिया गया मगर हम आईएमएफ के प्रोग्राम में होने की वजह से जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का प्लान है उस पर अमल कर रहे हैं। फिर वजीर आजम मोतो ने अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी एक प्रोग्राम शुरू कर दिया। तो फोकस दुरुस्त होना चाहिए उस प्लान में भी, उड़ान में भी कोई खराबी नहीं है, अच्छे ऊपर के टारगेट रखे गए हैं मगर आप कभी कभी ऐसा करते हैं कि अपने टारगेट जरा ज्यादा रखते हैं ताकि कम से कम आप उनमें से ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सके। ये कि उड़ान तो ऊंची रखते हैं तो कोशिश भी फिर आप ऊंची लेने की कोशिश करते हैं मगर रियलिस्टिक भी होने चाहिए। मेरे हिसाब से जब मैं उड़ान पाकिस्तान को देखता हूं तो उसके टारगेट तो बहुत खुश और बहुत ही खुशकुन है मगर असल में उनकी स्ट्रेटेजी टू अचीव दैट वो बिल्कुल मिसिंग होती है। तो आप कोई ऐसा प्लान नहीं बना सकते जिसके पीछे फिर आप एग्जीक्यूटेबल स्ट्रेटेजी ना दें और उसको भी आप मरहलावार करते हैं, फिर हर मरहले के अंदर फेज के अंदर उसकी क्रिटिकल आप जो है वो अप्रिसिएशन करते हैं, फिर देखते हैं उसमें क्या कमियां थी। तो यूं आपकी प्रैक्टिस और थ्योरी आपके साथ साथ चलती है। मगर अफसोस ये है कि ना प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट को और ना ही दूसरों की फोकस मुझे नजर नहीं आता है। ये तो ठीक है कि पाकिस्तान को अब बहुत तेजी से आगे बढ़ने में कुछ ज़्यादा दुश्वारियां नहीं हैं क्योंकि अमेरिका से अच्छे तल्लुकात होने की वजह से आईएमएफ भी हमें बहुत से वेवर दे भी रहा है और आगे भी देगा, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारी अपनी जो पर्सनल कैपेसिटी है उसमें मुझे बहुत बड़ा फ्लॉ नज़र आता है, यानी कि क्राइसिस ऑफ कॉम्पिटेंस। जैसे सी पैक को हमने रीलोकेट करना था, एनर्जी का मसला हल करने के बाद एनर्जी का मसला भी हम ना सही हल कर सके और इंडस्ट्रियों के लिए इंडस्ट्रियल जोन भी ना बना सके। अब आईएमएफ का तराज ये है कि जिसमें से आप ख़त्म करें एक्सपोर्ट के लिए आप उनको मराहत ना दें। तो ये एक आईएमएफ का क्लियर प्लान नज़र आ रहा था कि वो सी पैक के रास्ते में रुकावट बने, मगर हमारे लोगों को चाहिए कि वो कम से कम ये इस बात के ऊपर बिल्कुल जैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी में हमने किसी भी मुस्लिम कंट्री में एक दूसरे की साइड नहीं ली
और इम्पार्शियल होकर हमने अच्छी काम किया। इसी तरह यहाँ भी हम ये काम करें कि कम से कम हम अपनी इकोनॉमिकल जो गोल हैं उसमें अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखें और IMF को बता दें कि आप सिर्फ अपने आप को प्राइमरी सरप्लस तक ही महदूद रखें और हमारी फिस्कल पॉलिसी में आप दखल अंदाजी ना करें, क्योंकि वो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम उनको ये कहेंगे तो वो प्रोग्राम ख़त्म कर देंगे। वो हमारी अपनी नालायकी की वजह से हमें फिर सबसर्विएंट बनाते हैं। और अगर प्रोग्राम ख़त्म भी हो जाए तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा, क्योंकि हम अब इतना सरप्लस क्रिएट कर लेंगे जब से ये ईरान का रास्ता खुलेगा और गवादर से ईस्टर्न जब कॉरिडोर खुला, क्योंकि ये आपको पता है कि अफगानिस्तान से तो आजकल बंद है, तो फिर वहाँ से सेंट्रल एशिया और आगे यूरोप तक अगर हम थोड़ा सा भी इस वक्त अक्लमंदी से काम लें तो गवादर से अपवर्ड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें ईरान की तरफ, तो हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हासिल हो सकती हैं। ठीक है, तो इकराम साहब ये अब जो FBR का टारगेट अगले साल का है 15,000 अरब से ज़्यादा का, ये अगर मैं गलत हूँ तो मेरी इस्लाह भी कीजिएगा काइंडली, कि हिस्ट्री हमारी जो रही है कभी हमने 14,000 अरब को भी टच नहीं किया, तो हम ये 15,000 अरब कहाँ से लाएंगे? एक अनटैक्स सेक्टर ताजरों का था उसको हमने इंक्लूड किया है, लेकिन वो क्या कोई 800-900 अरब वो क्रिएट करके दे देंगे? हमने इनकम टैक्स में भी रिलीफ दिया लोगों को, हमने सुपर टैक्स में भी रिलीफ दिया, तो यहाँ से तो नंबर्स वैसे ही डिक्लाइन हो जाएंगे, तो ये हम 15,000 अरब तक कैसे पहुँचेंगे? ये भी बहुत पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका। देखिए, मसला ये है कि अगर आप लगातार देखें 15 साल की हिस्ट्री, तो सवाए एक साल में जो कि 2021-2022 था, उसमें FBR ने अपना रिवाइज बजट जो था अपवर्ड पूरा किया, वरना दो दफ़ा डाउनवर्ड रिवीजन हुई है और कभी एक दफ़ा भी इन्होंने अपना बजट पूरा नहीं किया। अब मसला ये होता है कि हर बजट के वक्त आप इसको एम्बिशियस टारगेट रखते हैं और एक्सपेंडिचर आपके बढ़ जाते हैं और टैक्स आपका पूरा नहीं होता, तो एक फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है इन रियल नंबर्स, चाहे परसेंटेज में वो GDP के थोड़ा गिर भी जाए, क्योंकि इस दफ़ा वो बेहतर है सूरत हाल उसकी। मगर उसमें मैं एक ही चीज़ अर्ज करूँगा कि FBR जो है वो अपनी प्रेजेंट पॉलिसीज़ के साथ और स्ट्रक्चर के साथ तो 15 ट्रिलियन इकट्ठा नहीं कर सकता कभी भी। हाँ, अगर हम उसको रीवैम्प करें और एक अच्छी फेडरलाइज्ड एजेंसी बनाएं और टैक्स के शरह को कम करके उसे ब्रॉड बेस कर दें, तो पाकिस्तान का जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो मेरी नज़र में 30 ट्रिलियन से कम नहीं है। देखिए, इस वक्त हमारी GDP 200 ट्रिलियन की है, अगर आप उसमें इनफॉर्मल को भी ऐड कर ले, उसका 15% इकट्ठा करना यानी 30 ट्रिलियन कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसानी से हो सकता है। मगर इस सोच के साथ, इस पॉलिसीज़ के साथ और इस तरह के हाई रेट्स के साथ कभी भी नहीं होगा। उसके लिए तो फिर ऑल टुगेदर हमें नई एक टैक्स एजेंसी, और मेरा ख्याल है कि अगर इस FBR पे और पैसा हमने ज़ाया किया, जैसा कि इन्होंने इतने ज़्यादा कर्जे लिए हैं अपने आप को रिफॉर्म करने के लिए, कि इस वक्त ये वाहिद इदारा है जो सबसे ज़्यादा जिसने कर्जा लिया, और ये बिल्कुल इसमें इस्लाहात नहीं हुई। बल्कि मैं आपसे अर्ज करूँ कि अभी मेरा आर्टिकल आज छपेगा जिसमें मैंने ये बताया है कि वर्ल्ड बैंक ने जो रेज रेवेन्यू प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर 30 जून 2027 तक इजाफा कर दिया और इनको फर्दर फंडिंग दी, उन्होंने इसको डाउनग्रेड कर दिया है प्रोग्राम को। और ये वाज़े तौर पर लिखा है कि IMF पे टारगेट्स तो अपनी जगह, मगर वर्ल्ड बैंक के साथ जितनी भी कमिटमेंट्स की थी रेज रेवेन्यू प्रोजेक्ट में, वो FBR पूरी नहीं कर सका है। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है और इन्होंने जानबूझकर उस रिपोर्ट को सामने भी नहीं आने दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल टाइम है कि हम FBR को रीवैम्प करें और इस तरह का रीवैम्प करें कि वो एक फेडरलाइज्ड टैक्स एजेंसी बने जैसे दूसरी फेडरेशंस में है। अगर आप कनाडा में देखेंगे तो वहाँ एक ही कैनेडियन रेवेन्यू अथॉरिटी है। हमने तो इतनी रेवेन्यू एजेंसियां बना ली हैं कि लोग तंग हैं। अब अगर कोई पूरे पाकिस्तान में कारोबार करना चाहे तो उसको 4 रजिस्ट्रेशन तो सूबों की चाहिए और एक वफाकी। अब बताइए, जब वो 60 रिटर्न्स फाइल करेगा, उसका ऑडिट करवाएगा। अब इसके मुकाबले में 2019 में हमारे हमसाया मुल्क ने एक यूनिफाइड सेल टैक्स गुड्स एंड सर्विस किया और उसके बाद उनकी इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ी, क्योंकि पूरे इंडिया में आपको एक ही लाइसेंस की, एक रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। हमें भी ये जो सर्विसेज वाला टैक्स है और गुड्स वाला टैक्स है, इसको इकट्ठे करके हमें भी नेशनल टैक्स एजेंसी के जरिए इकट्ठा करना चाहिए। वैसे उन्होंने एक NTC बना भी रखी है, उसी को ये GST काउंसिल बना लें और उसको ये काम दे दें, तो इस अकेले का पोटेंशियल 10 ट्रिलियन से कम नहीं है, क्योंकि सेल टैक्स बहुत अवेड होता है। जब वो बहुत अवेड होता है तो फिर आप इनकम भी सही डिटरमिन नहीं कर पाते। और ये आपने बहुत दुरुस्त बात कही कि एक तरफ आप डिजिटाइजेशन और आप डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं और एक बहुत बड़े सेक्टर को आपने हर चीज़ से आज़ाद कर दिया है, तो ये तो बहुत ही सेल्फ डिफीटिंग पॉलिसी होगी और इस पे चलते हुए तो फिर हम कभी भी वो हदफ पूरा नहीं कर सके कि जिसकी तरफ
आपने इशारा फरमाया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक साहब, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।